दिव्य प्रभात वेब न्यूज में आपका स्वागत है। मेरठ के शास्त्री नगर में आज जिस तरह का एक जघन्य हत्याकांड हुआ है, जिसमें एक बेटे ने ही अपने माँ बाप की हत्या कर दी, ऐसे ही अभी एक दूसरा आज किस्सा हुआ है परतापुर क्षेत्र में, जहां दंपति का समझौता करवाने गए कुछ परिवार के सदस्यों के साथ लाठी डंडे और सरियों से पीट कर उनको अधमरा कर दिया। हॉस्पिटल में है, काफ़ी हालत गंभीर है। तीसरा किस्सा, पति से विवाद होने पर मां ने बेटी को रस्सों से बांधकर उसकी पिटाई करी। ये तीन ऐसे आज हमें केस देखने को मिले हैं जो वास्तव में हर बुद्धिजीवी वर्ग को, हर नागरिक को ये सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि आज रिश्ते हमारे कहाँ पहुँच रहे हैं। रिश्तों की डोर क्या इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि माँ बाप, भाई बहन, बहन बहन, भाई भाई, माता पिता के रिश्ते इस तरह कमज़ोर हो चुके हैं कि उनमें आज इतनी दरार आ चुकी है कि एक दूसरे पर विश्वास करने लायक नहीं रह रहा है। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से रिश्तों को संभाला जाए, क्या सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, किस तरह से कानूनी पहलू हैं। तो मेरे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं RS कंबोज जी, जो कि एडवोकेट हैं, मेरठ कोर्ट में प्रैक्टिशनर हैं। मेरे साथ जुड़ चुकी हैं मोनिका पुंडीर जी, जो कि समाज सेवी हैं और हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं दिनेश तलवार जी, जो कि सुरभि संस्था के अध्यक्ष हैं और देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के लगातार कार्य कर रहे हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं परमेन सागर जी, जो कि दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क के सह संपादक हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल, दिनेश जी आवाज़ आ रही है? दिनेश जी, तो मेरा सबसे पहला, क्योंकि सवाल यही है, आप समाज से जुड़े हुए हैं और लगातार सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो आप इस तरह के जो घटनाक्रम हो रहे हैं, आप किस नज़रिए से देखते हैं इस चीज़ को? घटना अखबार में पढ़ी, देखकर यही लगता है कि रिश्तों में कहीं ना कहीं भी आ रही है। माँ बाप का जा रहा है, कहीं ना कहीं अभी है। आवाज में डिस्टरबेंस आ रहा है दिनेश जी। आज का जो है वो बता रहा है जी, है बुरी है कि आप वॉइस थोड़े से क्लियर कीजिए। मैं तब तक मैं मोनिका पुंडीर जी से बात कर लेता हूँ, उसके बाद आता हूँ दिनेश जी आप पे। आपकी वॉइस बिल्कुल डिस्टर्ब आ रही है, बिल्कुल कम सुनाई दे रही है। मोनिका जी, इस तरह के रिश्तों में जैसे क्या आप देख रहे हैं, आपका क्या नज़रिया है जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? देखिए, जब मुझे पता चला न्यूज़ का, मेरे मोबाइल फ़ोन में ही आई न्यूज़ फ्लैश, तब मुझे पता चला। तो ये बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना थी। ऐसा सुनने में आपने भी सुना होगा, हमने भी हमेशा से सुना है कि खून का रिश्ता विश्वास का प्रतीक माना जाता था। हम लोग हमेशा समाज में ये सुनते थे कि भाई खून का रिश्ता है, अपने लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है जी। फिर ये जो घटना है उससे झगड़े आ रही है। इसमें जैसे भाई बहन के रिश्ते थे, पहले एक दूसरे के साथ जुड़ भी जाते थे और एक दूसरे के घर पे भी, जैसे चाचा ताई के आपस में चचेरी ममेरी बहन होती थी, वे रह जाते थे एक दूसरे के साथ। ऐसे ही पेरेंट का था, चाचा हो या ताऊ, उनको बाप के बराबर ही दर्जा दिया जाता था, बल्कि बाप ही माना जाता था। आज जिस तरह से रिश्ते दरक रहे हैं, और ये क्या आप इसको मानते हैं कि शहरी कल्चर बढ़ रहा है शहरों में, क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी इसकी चपेट में ज़्यादा आ रहे हैं, एकांकी परिवार होने की वजह से इस तरह की चीज़ें बढ़ रही हैं, या ये कह सकते हैं कि इस तरह के संस्कार हमारे टूटते जा रहे हैं कि उसमें चाचा ताऊ, माँ बहन, सबके संस्कृति बिगड़ती जा रही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये कुछ हद तक ठीक है कि आजकल जो परिवेश में हम जी रहे हैं, आपस का कम्युनिकेशन कहना चाहिए, बॉन्ड कहना चाहिए, बहुत कम हो गया है कि बच्चे अपनी बात रखने के लिए माँ बाप नहीं मौजूद होते। तो साथ साथ जैसे आपने बात रखी कि भाई परिवार के लिए, कि परिवार शहरों में रहने लगे, उसका फर्क आया है, तो डेफिनेटली उसका ये फर्क तो जरूर मैं देखती हूँ
कि परिवार एक दूसरे से उस तरह से जुड़े नहीं हुए। अब हर इंसान अपने आप में बिजी है, बच्चे अपने आप में बिजी, बड़े अपने आप में, ना तो बच्चों के लिए वक्त निकाल पाते हैं इतने ज्यादा काम में व्यस्त होने की वजह से, जिसकी वजह से ना तो बच्चे अपने दिल की बातें कह पाते। ये ज्यादातर आप देखेंगे ये 15 से 20 साल की उम्र में बहुत क्राइम होते हैं। ये भी 22 साल का ही लड़का था जिसने इतना बड़ा जघन्य क्राइम करा कि अपनी माँ को ही बचाने चला था कायदे से। बिहार जैसा लिखा जा रहा है कि पिता माता को मारता था और उसने उसी चीज में स्टैंड ले लिया, जबकि वो पॉजिटिव तरफ जा सकता था कि अपने आप को मजबूत करके अपने माता को साथ लेके जा सकता था, अपनी मम्मी को, अगर उसने वो आसान रास्ता चुना कि मार दे और बात खत्म कर दे। ये इस तरह की जो मनोवैज्ञानिक आप समझिए कि अगर इस दृष्टि से हम देखें, बच्चे आजकल अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अंदर कुंठा हो रही है उस चीज को लेके और अपने आप ही डिसाइड कर लेते हैं एक्सट्रीम लेवल पे चीजों को। जी जी। तो ये वहीं से ये चीजें निकल के आ रही हैं। ये परिवार में वक्त ना देने की कमी, वक्त की कमी है, उसकी वजह से मैं देख पा रही हूँ। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा फर्क है। परिवार एक जैसा नहीं रहता सारे। जी दिनेश जी, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ जी। अब मैं आपसे ये सवाल दोबारा करता हूँ कि इस तरह के रिश्ते जो दरक रहे हैं उसमें शहरी कल्चर का कितना रूप आप मानते हैं और एकल परिवार का कितना मानते हैं? है जो आदत से एक बाहर भी है और एक रहते हैं, आरोप रहते हैं, पानी पर व्यस्त रहते हैं, एक दूसरे को बात घटना हुई है कहीं ना कहीं क्योंकि परिवार में को लीड ले लेते तो शायद बेहतर होता, क्योंकि ये चलती गाड़ी में दिक्कत आ रही है वाइब्रेशन की वजह से। मैं आर.एस. कंबोज जी के पास जा रहा हूं, तब तक अब मैं दोबारा आपसे कनेक्ट होता हूं दिनेश जी। आर.एस. कंबोज जी, जैसे कि अभी दोनों का आपने थोड़ा बहुत बयान सुना और दोनों हमारे विचारकों ने आपको बताया कि एकल परिवार और संयुक्त परिवार का जो बीच में कनेक्शन था वो धीरे धीरे घटता जा रहा है और इतना एकल हो चुका है कि अब, क्योंकि जो सर्वे कह रहे हैं वो चाचा ताऊ, क्योंकि सिर्फ घर में एक लड़का एक लड़की दो ही बच्चों का कॉन्सेप्ट रह रहा है अधिकतर, तो वहाँ चाचा ताऊ बुआ फूफी इन सब ये रिश्ते क्योंकि लगभग खत्म हो चुके हैं, सिर्फ सिंगल हैं तो भाई बहन के रिश्ते रह रहे हैं। तो ऐसे रिश्तों में जैसे एकल परिवार होते जा रहे हैं और इस रिश्तों की अहमियत खत्म हो चुकी है, तो क्या आप इसको परिवर्तन देख रहे हैं कि कैसे इसको कानूनी रूप से भी और सामाजिक रूप से भी देखें, क्या किया जाए? पहले मैं सामाजिक रूप पे आ जाता हूँ। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, क्लियर है जी। सामाजिक रूप में जो हमारे कंबाइंड फैमिली थी जी, उनकी वो तो अब एक बिल्कुल वो बहुत पुरानी बातें हो गई हैं, अब कंबाइंड फैमिली नहीं रह गई है जी। जो अपराध के नजरिए से देखा जाए, एकल फैमिली में टेंशन में लोग जी रहे हैं आज समाज में, क्योंकि हम कोर्ट में रोज देखते हैं हम लोग एकल परिवार में टेंशन में लोग जी रहे हैं। जैसे कि आज की घटनाएं हैं वो सब इस तरह के अपराध हैं जो एकल परिवार में मैक्सिमम बढ़ोतरी हो रही है उन चीजों की। किसी ताऊ चाचा नाना फूफा मामा बड़े की कोई शर्म रह नहीं गई है, खान पान रहन सहन, और सबसे बड़ी बात आ जाती है परिवार का संस्कार। समाज हमारा संस्कार विहीन हो चुका है मैक्सिमम, और संस्कार ना होने की वजह से माँ बाप बहन भाई के रिश्ते दरकते जा रहे हैं। जहाँ तक कानून की बात आ जाती है, कानून में ऐसे अपराधी पे कोई दया नहीं होनी चाहिए और उसे इस तरह के मुकदमे को, चूंकि जो 302 का मुकदमा बनता है जो मर्डर हुआ है, जिसने माँ बाप का मर्डर किया है, अखबार में ये भी आज देखा है, तो पढ़ा है हमने कि पिताजी भी जो अपराधी है ये लड़का जिसने अपने माँ बाप का मर्डर किया है, वो हस्बैंड भी अपनी वाइफ को पीटते थे। तो नेचुरल परिवार में संस्कार विहीन तो परिवार तो ऐसे संस्कार विहीन परिवारों में इस तरह की घटनाएं आम हैं और ऐसे अपराधी को मैक्सिमम सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि 302 में डेथ सेंटेंस और लाइफ और इम्प्रिजनमेंट, ठीक है ना जी, तो ये सजा होती है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनके खिलाफ मुकदमा चला जाए ताकि इन्हें जल्द से जल्द सजा मिल सके। और हमारे समाज को एक सीख लेनी चाहिए कि कोई बच्चा अगर टेंशन में है, उसके एक्टिविटीज में बदलाव आया है, तो काउंसलिंग कराई जानी चाहिए, माँ बाप का भी फर्ज बनता है। तो ऐसा नहीं कि अचानक उसने मर्डर कर दिया, वो पहले से अपराधी प्रवृत्ति कर रहा होगा। एक सीधा साधा आदमी एक अचानक इस तरह का मर्डर नहीं कर सकता। जी जी। दिनेश जी, आवाज क्लियर है मेरी?
रिगार्डिंग। हाँ, दिनेश जी, जैसा कि अभी एडवोकेट कंबोज जी ने बताया कि आवाज क्लियर है, तो जैसा एडवोकेट कंबोज जी ने बताया कि इसमें कहीं ना कहीं संस्कार का फर्क आ रहा है। एकल फैमिली का जो बार बार जिक्र आ रहा है कि संस्कार विहीन होने के लिए हो जाते हैं अपना आप, क्योंकि कोई परिवार का, मोनिका जी ने भी कहा कि समय नहीं दे पा रहा है। आप इस चीज को किस तरीके से देख रहे हैं आप? तो एक बार मोबाइल पांचों में है और पांचों व्यक्ति अलग अलग मोबाइल में जब व्यस्त रहते हैं एक दूसरे को नहीं दे पाते। कहीं ना कहीं मोबाइल जब से इस देश में आया है परिवार टूटने की राह पर चल रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। और शास्त्री नगर घटना के पीछे भी अगर देखा जाएगा कहीं ना कहीं इस सामने आएगी कि समय न देने के कारण परिवार और ऐसी घटना घटित हुई है। अच्छा, एक चीज और देखने को आई है, अभी कुछ साल पहले भी शास्त्री नगर में ही एक जघन्य ऐसी हत्याकांड हुआ था जिसमें भी हस्बैंड वाइफ के माता पिता की हत्या कर दी थी बच्चे ने। तो कहीं ऐसा और 2-3 केस हमेशा पास कॉलोनियों के अधिकतर ऐसे आते हैं जहां पर पढ़े लिखे हाई जेंट्री के लोग हैं और वहीं पर इस तरह के जघन्य हत्याकांड देखने को मिल रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? कर्णवाल फैमिली थी जो में पति पत्नी और दोनों बच्चों की हत्या कर दी गई। इस तरह की घटनाएं पूरे देश में आए दिन होती है, घटनाएं होती है, चिंता होती है। उसके बाद सब लोग है, हम लोग बनना है कि हम अपने बच्चों से बात करें, अपने परिवार में बात करें, समय पर एक बहुत करें, जबकि व्हाट्सएप पर ही सब चीजें आजकल हो जाती है। ये एक ना एक दिन गंभीर समस्या बनकर आएगी। जी, मोनिका जी, जैसा कि अभी दिनेश तलवार जी ने बताया कि ये एकल फैमिली वाला मसला है और पढ़ी लिखी वाली फैमिली वाला मसला भी है, और इसमें कैसे संस्कार दिए जाएं और कैसे उनको हैंडल करें। जैसे माँ बाप को आपने बताया कि टाइम नहीं दिया जा रहा है, तो टाइम कैसे दें बच्चे और माँ बाप के बीच में सामंजस्य कैसे बनाएं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि परिवार की व्यस्तता तो है ही, मगर अगर हम शुरू से ही लेके चले, अगर बच्चों के साथ बैठ के उनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं है 24 घंटे में, ऐसा नहीं है कि हम उन्हें 2 घंटे निकाल के नहीं दे सकते। फैमिली एक्टिविटी को ऐसा करना चाहिए कि खाना एक साथ खाएं सब लोग मिलके, अपने आप एक मी टाइम जैसे हम कहते हैं, सिर्फ फ्री टाइम भी होना चाहिए, फैमिली टाइम। सारे लोग एक साथ मिलके बात करें, अपने दिल की बात रखें, ताकि कहीं ना कहीं कनेक्टेड भी रहेंगे और मसलों का हल भी मिलना शुरू हो जाएगा आपसी, और ऐसी जघन्य अपराध होने से रोके जा सकेंगे। क्योंकि जैसे परिवार में कोई फर्क पड़ता है, मान लीजिए मैं खुद माँ में देखती हूँ कि बच्चे के अगर आज मूड से पता चल जाता है कि बच्चा कहाँ जा रहा है, तो माँ बाप अगर कनेक्शन रखेंगे तो बिल्कुल पता चलेगा और ऐसे अपराध रुकेंगे। जब वो बैठ के बात करेंगे हर मसले पे, तो उन्हें बच्चे के रिएक्शंस पता चलते हैं कि बच्चे में चेंजेस आ रहे हैं, कहाँ आपको सावधान होना है, कहाँ उसे काउंसलिंग की जरूरत है, या कहाँ उससे बैठ के बात करने की जरूरत है, जो उसके दिल में कोई भी रोष है वो निकल सके और इतना जघन्य अपराध की तरफ वो ना बढ़े। क्योंकि ये मसले बात करके भी सुलझाए जा सकते थे, अपने साथ ले जाके भी सुलझाए जा सकते थे, जिन भी हालात में ऐसा हुआ है, मगर एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए हत्या कर दी गई, क्योंकि कोई गाइड नहीं करने वाला था। वो जो एनर्जी है, उसे कहते हैं ना, बढ़ते बच्चों में एक एनर्जी होती है, वो पॉजिटिव साइड ले जाओ तो वो सही तरफ चल जाएगी और आपकी स्पोर्ट्स में जाएगी, अच्छे कर्म काम में जाएगी, और अगर नेगेटिव साइड ले जाएंगे तो गलत तरफ, अपराध की तरफ चल देगी।
शामिल कर रहे हैं श्री धर्मवीर कपिल जी को और जानना चाहेंगे कि वह उन्होंने जंगल को और समाज, मानवीय समाज को, दोनों को बहुत नजदीक से देखा है। क्या अंतर है आज के, खास करके आज के परिवेश में रहेगी यदि मैं जंगल से उसको शुरू करता हूं। लेकिन फिर भी 2 लाइन में ये कहूंगा कि बिहेवियर केवल 2 चीजों से बनता है, चाहे वो मनुष्य हो या वो जानवर हो, और वो 2 चीजें हैं, एक है इंस्टिंक्ट और एक है लर्निंग। इंस्टिंक्ट हमें जन्मजात मिलती है और लर्निंग हम सारे समाज से, एनिमल्स भी अपने आसपास के एरिया से सीखते हैं और उससे उनका बिहेवियर तय होता है। उसी तरह से हमारा समाज में पे सीधे मैं आ जाता हूं, जंगल को छोड़ करके सीधे इस घटना पे आ जाते हैं। ये जो घटना हुई ये एब्रेशन है बिहेवियर में, ये बिहेवियर की एक विकृति है जो बच्चे आज न माँ देख रहे हैं न बाप देख रहे हैं। सोसाइटी कहाँ जा रही है, ये सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी समाज को। और ये बहुत दुखद है जो घटना हुई है। ये केवल एक परिवार बर्बाद नहीं हुआ, बल्कि एक चेतावनी है सारे समाज के लिए कि हमें अब किस तरह से सोचना चाहिए और इसका प्रतिकार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सोसाइटी एक स्टैटिक वस्तु नहीं है। सोसाइटी एक बहती हुई नदी की तरह है। जैसे गंगा बह रही है, जमुना बह रही है, हिंडन बह रही है, नदियां बह रही हैं, उसी तरह से ये सोसाइटी एक बहता हुआ धारा है। उसके अंदर अच्छे लोग आते जाएंगे, सोसाइटी अच्छी होती जाएगी। उसी में सोसाइटी में गंदे लोग आएंगे, विकृत मानसिकता के लोग आएंगे, तो सोसाइटी उतनी ही भ्रष्ट, उतनी ही खराब, उतनी ही क्रूअल, उतनी ही अत्याचारी होती जाएगी। हमारी सोशल साइट है और जो हमारा कम्युनिकेशन है, जो हम कहते हैं कि आज हम डिजिटल हो गए हैं, तो हम ये डिजिटल है या कि हमारा फेल्योर? डिजिटल होना बुराई नहीं है, क्योंकि परिवर्तन तो इनएविटेबल है। चीजें परिवर्तित होती रहेंगी, होती रही हैं हमेशा। समाज, जैसा मैंने पहले कहा कि बहती हुई धारा है, ये जैसे पहले था आज नहीं रहेगा, जैसा आज है कल नहीं रहेगा। डिजिटल चीज एक ऐसा व्यवस्था है जिसके अंदर भावना नहीं है, तो एक भाव शून्य, भावना विहीन व्यवस्था है डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम के अपने फायदे हैं, लेकिन हम सब चीजों को हटा के डिजिटल सिस्टम प्रतिस्थापित कर दें तो ये एक भाव विहीन व्यवस्था हो जाएगी, जहां पर ना प्रेम होगा ना कोई भाव होगा। यानी ये है कि इंसान जो है रोबोट होता जा रहा है। रोबोट होता जा रहा है। अच्छा, जो घटनाक्रम हुआ है और देश और प्रदेश के दूसरे शहरों में, दूसरे कस्बों में और बल्कि गांव तक भी ये इस तरह के घटनाक्रम अब तो देखने सुनने में आने लगे हैं, तो कहीं ये जो हमारी जो कमियां, हमारी अपनी जो खामियां हैं, पारिवारिक सदस्यों की, जो बड़े बुजुर्गों की, पहले जब हम संयुक्त हुआ करते थे तो इस तरह की समस्याएं सामने नहीं आती थी। जमीन जायदाद के मामले जरूर आते थे, लेकिन हत्याएं हो रही हैं और रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्तों का खून हो रहा है, ऐसी चीज नहीं आती थी। तो क्या ये हम अपनी कमियों का खामियाजा भुगत रहे हैं? बिल्कुल। ये जो घटना हुई है, ये घटना मेरे इस सिद्धांत को पूरी तरह से प्रतिपादित करती है जो मैंने अभी कहा। देखिए, संस्कार, यदि इस बात को सच माना जाए कि बाप दारू पी के मां को मारता था, यदि ये संस्कार बाप का था तो गंदगी वहीं से शुरू हो गई, विकार वहीं से शुरू हो गया और उसकी परिणति इस तरह की हो गई। ये अच्छी तो बिल्कुल नहीं है, इसका दूसरा विकल्प हो सकता था, लेकिन क्योंकि बेटा विकृत परिस्थितियों में रह रहा है, विकृति सीख रहा है, तो उसके अंदर भी विकृति है। तो वो जनरेशन तो अपना काम कर ही रही है। यहां पे पेरेंटिंग भी ठीक नहीं थी। और हम जो मैंने कहा अभी कि व्यवस्था में हम जो पास ऑन कर रहे हैं उसी के प्रतिफल ये सब देखने को मिल रहा है। तो कपिल जी, हम सारांश रूप में जो आपके साथ चर्चा हम कर रहे हैं और इसको जो हम विराम देने की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके रूप में हम अगर यहाँ पर ये कहें तो कितना सही होगा कि
हमारे परिवार, हमारा समाज, ये और जो हमारी नई पीढ़ी है, क्योंकि हम उस मोड़ पर हैं जहां हमारे से पहले की पीढ़ी के भी कुछ लोग अभी हैं, हम मध्यस्थ पीढ़ी में हैं, और जो हमारी पीढ़ी आ रही है और उससे भी आगे जो पीढ़ी आ रही है, तो उस पीढ़ी को हमने क्या दिया और आगे वाली पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं। तो ये जो विश्लेषण है ये आवश्यक है, कठोर निर्णय हमें लेने होंगे समाज को और वर्तमान पीढ़ी को, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सही दिशा दे सके। संस्कार जो देने थे उसे दिए, लेकिन जो हमारी पीढ़ी है वो अपनी आने वाली पीढ़ी को संस्कारित करे, और कम से कम हम ये जो हमारे परिवार टूट रहे हैं और जो हमारे रिश्तों का खून हो रहा है, हमें ये दर्द न सहना पड़े, इसके लिए हमें ये सारी चीजें तो करनी होंगी।